Good morning, student. Now we have to discuss the next topic of our chapter, that is diseases. तो हमने लास्ट क्लास में बात की कि एक्यूट डिसीज क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में भी बात की क्रॉनिक डिसीजेस क्या होती हैं, और हमने ये देखा कि जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे, जिनसे बॉडी में इफेक्ट हो, जिससे आप सोशली, मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो, वो सब क्रॉनिक डिसीजेस हैं। और जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हों उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम एक्यूट डिसीजेस कहेंगे, जिनका इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं आता है। एक दो दिन आप बीमारी में रहते हो फिर आप ठीक हो जाते। उसके साथ ही हमने एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी देखा था, हमने बात की थी इन्फेक्टिशियस और नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीजेस के बारे में। तो जब मैं इन्फेक्टिशियस डिसीज कहता हूँ उसका मतलब है कि वो इन्फेक्ट होती है, एक से दूसरे में स्प्रेड होती है, उसकी बात हमने की थी। और नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज मतलब आप उस पर्टिकुलर पेशेंट के या इन्फेक्टेड पर्सन से वो आपके पास ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, बल्कि वो ट्रांसफर नहीं होती। जैसे डायबिटीज है किसी को, तो वो ट्रांसफर नहीं होगी कि वो जंप करके आपके पास तक पहुंच जाए। जबकि यदि आपको कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, तो इस तरीके की बीमारियां ट्रांसफर होती हैं। समटाइम जो स्नीज होता है, खांसी होती है, या जो ब्लड होता है, या और कोई दूसरे आर्टिकल जो आप यूज कर रहे हो उनके थ्रू, या कई बार कुछ वेक्टर के थ्रू। तो ये दो तरीके से हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे इन्फेक्टिशियस एजेंट के बारे में। यदि ये इन्फेक्टिशियस डिसीजेस है तो इन डिसीज को फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इन्फेक्टिशियस एजेंट। अब जब मैं एजेंट कह रहा हूं तो इनमें ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे। एजेंट क्लियर? पर जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि आप पूरे अर्थ में, होल वर्ल्ड में ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। हालांकि एक चैप्टर है आपका 9th क्लास में, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना सीखेंगे कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ईयर ओनली 2020-21 किसी कारण से अभी उस चैप्टर को डिलीट किया गया, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। और हम जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है? यदि मैं कहूं आपको कि जितने भी अर्थ में ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में आप बात कीजिए, तो आपको बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर एक व्यक्ति के बारे में, क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हर एक पर्सन की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, एक अपना टेम्परामेंट है, एक स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी एक सोच है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे आप एक क्लास में देखिए 40 बच्चे होते हैं, लेकिन बड़े आसानी से उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है। क्या 10th ए कह दी गई, 9th ए कह दी गई, तो एक ग्रुप बन गया। ग्रुप किसका बन गया? ग्रुप बन गया उन एक जैसे बच्चों का जिन्होंने 8th पास करके आए हैं और वो एक ही सेक्शन में थे, तो उनको अगला क्लास में बढ़ा के 9th ए बना दिया गया, या 8th बी से पास करके आए उनको 9th बी बना दी गई। तो जब एक ही तरीके के टेम्परामेंट के, ऐसा नहीं है कि 10th में भी तो बच्चे हैं और वो भी सेम स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग है। कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म विद द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक व्हेन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, उसको हम कहते हैं क्या? सो बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो एक क्लास में मान लीजिए 9th ए है, तो 9th ए में अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, ढेर सारे, कोई बच्चा ए है, बी है, सी है, डी, इस तरीके से। लेकिन इस सबके पास एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सब लोगों ने 8th क्लास का एग्जाम पास किया है। आरी बात समझ में पॉसिबल कि जब ये 8th में रहे हों, 8th ए में रहे हों, तो यहाँ पर एक और ईयर भी रहा, लेकिन किसी कारण उन्होंने एग्जाम पास नहीं किया। और यदि एग्जाम पास नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 8th में ही रह जाएंगे, 9th में नहीं पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ, क्लास की बात है पास और फेल होने की। जब आप होल वर्ल्ड में जब आप देखते हो, अर्थ में पूरी तरह देखते हो, तब आप इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करते हो, और जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आप एक साथ एक ग्रुप में रखने की कोशिश करते हैं। यही क्लासिफिकेशन है।
पूरा चैप्टर डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो पूरा चैप्टर ही आपको ये समझाने के लिए कि क्या बेसिस है। तो यदि आप इनिशियली बेसिस देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस में। यदि किसी में प्रोकैरियोटिक सेल है तो उनको पूरा एक ग्रुप कर दिया गया, यूकैरियोटिक को एक ग्रुप कर दिया गया। फिर यूकैरियोटिक में भी यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। यदि मल्टीसेलुलर है तो सेल वॉल मौजूद है कि एब्सेंट है। यदि सेल वॉल एब्सेंट मौजूद है तो उसमें क्लोरोफिल है या नहीं है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक बना रखे हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो आप ये देखिए कि यदि मैं ये कह रहा हूं कि इन्फेक्टिशियस एजेंट के बारे में बात करनी है तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, किसकी तरह यूज होते हैं, इन्फेक्टिशियस एजेंट की तरह यूज होते हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है यहां पर, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली डिसीज कॉज करता है, क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, उसको हमने कुछ ग्रुप में डिवाइड करके रखे हैं। और यहां पर हमको देखने को मिलते हैं कुछ ग्रुप जो डिसीज कॉजिंग में बहुत आगे आते हैं। ऐसा नहीं है कि इन ग्रुप में सभी के सभी डिसीज कॉज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बिना शायद हमारी लाइफ प्रोसेस भी पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वायरसेस। अब याद रखिए वायरस कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनको इसके अंतर्गत रखा गया, जिसकी कुछ खासियत है, जिसकी क्वालिटी है, जिनके जैसे कैरेक्टर है, जिनको हमने ग्रुप में रख दिया, नाम रख दिया गया उनका वायरस। दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं क्या, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में बहुत अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया मिलेंगे, लेकिन चूंकि उनमें कुछ एक जैसा कुछ कैरेक्टर होगा जिसके कारण उनको हमने एक साथ रखा है और उसका हमने नाम, उस ग्रुप का नाम क्या दे दिया, बैक्टीरिया। आपने सुना होगा नाम फंगस। ये तकरीबन यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल वाले स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ जो है तो ये कुछ मल्टीसेलुलर भी जो डिसीज कॉज करते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोटोजोआ हो गए, हालांकि प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर है, तो प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर हो गए आपके। फिर उसके बाद आप और आगे आ जाइए तो निमेटोड्स हो गए, ये मल्टीसेलुलर है। वॉर्म्स हो गए, मल्टीसेलुलर है। कहने का मतलब यह है कि इन्फेक्टिशियस डिसीजेस में इन्फेक्टिशियस एजेंट हैं जिनके थ्रू डिसीज कॉज होती है, और उस डिसीज में भी कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। कैसे, कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ हैं, कुछ न्यूरोटोड हैं, वॉर्म्स हैं, जिनमें इसके थ्रू डिसीज कॉज होती है, या यूं कहिए कि स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज देखने को मिलती है। तो हमको इनके बारे में पढ़ना है कि ये इनमें कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं कि ये कौन कौन सी डिसीज कॉज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वायरस की। तो वायरस का जो सबसे बेसिक है, यूं कहिए सबसे इनिशियल सिंपलेस्ट जो बीमारी जो आप नॉर्मली इनकाउंटर करते हैं वो क्या है, कॉमन कोल्ड। सर्दी जुकाम जिसको आप कहते हैं ना कॉमन कोल्ड, कोई नहीं, किससे होता है, वायरस से होता है। फिर और कौन सी बीमारी है, इन्फ्लुएंजा, ये भी किससे होता है, एक तरीके की वायरल डिसीज है। फिर डेंगू, नाम सुना होगा, ठीक है ना, जिस तरीके से मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, या जो मॉस्किटोज है वो एक तरीके से वेक्टर का काम करते हैं, यहाँ डेंगू को भी फैलाने में कौन काम है, मॉस्किटो का ही काम है। अंतर केवल इतना है कि जो मलेरिया फैलता है वो एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है, जबकि जो डेंगू होता है वो एडीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। तो ये मच्छरों की अलग अलग प्रजाति है, यहाँ भी ग्रुपिंग अलग अलग है। अरे बात सर, तो ये भी एक क्या है, एक वायरल डिसीज है डेंगू। डेंगू के अलावा एड्स, HIV वायरस, आपने नाम सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, तो उससे होती है। और अभी जिसका पूरी तरीके से जिसने वर्ल्ड को अपने चपेट में ले रखा है उसका नाम क्या है, कोरोना, कोविड-19, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक तरीके की वायरल इन्फेक्शन है जो हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सभी के सभी वायरस डिसीजेज है जो हमको देखने को मिल रही है, या जिनके थ्रू क्या हो रहा है, डिसीज कॉज हो रही है। अब वायरस के बाद आता है क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या आ जाएगा, टाइफाइड। बैक्टीरिया में क्या आ जाएगा, टाइफाइड, कोलेरा,
ट्यूबरक्लोसिस सिंपली आप कह लीजिए घर में सुना होगा, नॉर्मल बोलचाल में हम टीबी कहते हैं इसको, ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड में बड़ा तेज बुखार आता है और हाथ पैर में दर्द होता है। कोलेरा जब आपका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तभी कोलेरा बीमारी हो। एक और नाम आता है उसका क्या, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स सांस से होने वाली बीमारी है। आपका ये जो लंग्स है वो सही तरीके से पंप करना बंद कर देते हैं, तो इस तरीके की बीमारी, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियां हैं। अब बात आती है किसकी, फंगस। देखिए फंगस से जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब स्किन रिलेटेड होती है, या यूं कहिए आप कि जितनी भी स्किन डिजीजेस हैं, मीन्स खुजली है, खाज है, किसी भी तरीके की स्किन इन्फेक्शन यदि आपके शरीर में होता है वो सब किसके कारण होता है, फंगस के कारण। तो जैसे ही फंगस को मॉइस्ट सरफेस मिलती है जहां थोड़ा सा पसीना हो, गर्माहट बनी हो, वहां ये स्किन इन्फेक्शन आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कुछ बीमारियां जैसे प्रोटोजोअल डिसीजेज है, प्रोटोजोआ से होती है। अब जब मैं प्रोटोजोआ लिखता हूं तो मैं यहां लिखता हूं एग्जाम्पल में क्या, मलेरिया। दरअसल ये बड़ा कंफ्यूजिंग 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, जो अक्सर तुम लोग गलती करते हो। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फला बीमारी किस ग्रुप में आती है, या वायरस से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। पिछले कई सालों से मैं देखते आ रहा हूं कि मलेरिया को या तो आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन मानते हैं या तो आप वायरल इन्फेक्शन मानते हैं, बट एक्चुअली में ना तो ये वायरस से होती है बीमारी, ना तो ये बैक्टीरिया से होती है। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि मलेरिया वो मॉस्किटो के काटने से होती है, तो भाई साहब वो भी नहीं है। मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह काम करता है। मलेरिया जिससे होती है वो एक प्रोटोजोआ है, मैं नाम लिख देता हूं उसका यहां पर, प्लाज्मोडियम। इसके भी 4-5 प्रकार है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, फैल्सीफेरम है, मलेरियाई है। तो वो उतने लेवल तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखिए कि एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। दरअसल वो मलेरिया कॉज करता है, आरिबस। और इस प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर तक पहुंचाता कौन है, क्योंकि अपने से नहीं आ सकता, ये आता है मच्छर के काटने से। जैसे ही मच्छर हमको काटता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जैसे काटती है, तो उसकी जो पिकरिंग एजेंट है जिससे वो हमारा ब्लड शक कर रही होती है, उसी ब्लड के थ्रू क्या होता है, जो उसका जो निडल होता है उसके थ्रू ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आ जाता है। तो प्रोटोजोआ से कॉज होने वाली बीमारी कौन सी है, मलेरिया। तो आप भूलिएगा नहीं, वायरल और बैक्टीरियल डिसीज नहीं है मलेरिया, कौन सी है, प्रोटोजोअल डिसीज। दूसरा एक और बीमारी का नाम आता है कालाजार, ये भी सुनने को मिलती है कालाजार। इसके अलावा कुछ वॉर्म से होने वाली बीमारियां, वॉर्म्स या आप कह सकते हो उनको निमेटोड। निमेटोड्स की यदि मैं बात करूं तो एक निमेटोड आता है एस्केरिस, एक स्ट्रक्चर है एस्केरिस नाम है। जैसे आपने अर्थवर्म देखा होगा, ठीक उसकी जैसे ही दिखता है, लेकिन अर्थवर्म थोड़ा सा अलग साइज का होता है, स्ट्रक्चर का होता है। एस्केरिस थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर का होता है। वो मैं आपको फिर से एक दिन दिखा दूंगा, जैसे ही हमारे लैब में रखा हुआ एस्केरिस आप देख सकते हैं। तो एस्केरिस जो होगा उसमें देखने को मिलेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसमें, ठीक है। डायमॉर्फिज्म होता है, मेल और फीमेल दोनों अलग से दिखाई देते हैं। एस्केरिस से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एस्केरियोसिस। ये बीमारी होती है, और साथ ही साथ एक और बीमारी होती है, नाम है उसका एलिफेंटासिस। शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो, एलिफेंटासिस का मतलब ये होता है फाइलेरियल डिसीज कहलाती है। एलिफेंटासिस का, एलिफेंट का मतलब क्या होता है, हाथी। तो कुछ लोगों को आपने देखा उनके पैर जो है वो बड़े हाथी के जैसे मोटे हो जाते हैं, तो जिनके साथ ऐसा कंडीशन होता है उसको बोलते हैं एलिफेंटासिस। और ये बीमारी होती है एक निमेटोड के कारण, उसका नाम है बाउचेरिया ब्रेनक्राफ्टिस। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण होती है हाथी पांव, हिंदी में कहते हैं बीमारी को क्या, हाथी पांव। हाथी के जैसे पैर हो जाता है बड़ा। जैसे पोलियो आपके लोअर पार्ट में डिसीज
कॉज करता है, वैसे ही एलिफेंटोसिस भी कहाँ होता है, लोअर पार्ट में ही ये डिसीज कॉज करता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में आता है, 9th क्लास में कई बार क्वेश्चन में आता है कि आप अलग अलग बीमारियों को सेपरेट कीजिए कि वायरल इन्फेक्शन कौन सा है, बैक्टीरियल से कौन सी बीमारी होती है, फंगस से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से। आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप टेबल बना लीजिए, वायरल से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, फंगस से और प्रोटोजोआ और निमेटोड से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो जब आप ऐसा बना लेंगे तो आप उसको याद कर लेंगे और जब भी एग्जाम में आएगा आप आसानी से इनको लिख पाएंगे। इज इट क्लियर? अब हमने ये देख लिया कि अलग अलग बीमारी अलग अलग तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। अब बात ये समझना कि ठीक है, मान लिया कि अलग अलग ग्रुप है जो डिसीज क्रॉस करते हैं, तो इनको अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है? भाई यदि टाइफाइड होगा तब भी हम बीमार है, कोलेरा होगा तब भी हम बीमार है, इन्फ्लुएंजा है तब भी हम बीमार है, तो इसको सेपरेट करने का क्या कारण है? तो यदि आप जब देखें, हमने ये देखा कि डिसीज अलग अलग से हो रही, और हमने ये देखा कि जितने भी ग्रुप बने हुए हैं ये ग्रुप किस बेसिस पे, हम किसी को वायरस क्यों कह रहे हैं, हम किसी को बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं, हम किसी को फंगस क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म, ये देखिए वायरस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का क्या है, ग्रुप है। इसी तरीके से बैक्टीरिया में क्या है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उनका क्या है, ग्रुप है। फंगस में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उनका ये क्या है, ग्रुप है। आप जितनी भी बीमारियां देख रहे हैं, यदि आप टाइफाइड देख रहे हैं तो ये किसी अलग बैक्टीरिया से हो रही है, कोलेरा किसी अलग बैक्टीरिया से हो रहा है, एंथ्रेक्स किसी अलग बैक्टीरिया से हो रहा है। यदि वायरस की बात करूं मैं तो यहाँ पर एड्स HIV से होता है, तो डेंगू का वायरस, तो हर एक के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। बट चूंकि जितने भी वायरस होंगे उनके बीच में क्या होगा, उन ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे, और उसी कॉमन कैरेक्टर के कारण हमने इनको क्या किया है, इन सभी ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप दिया है, ग्रुप का नाम दिया। अब यदि हम किसी तरीके से उस कॉमन कैरेक्टर को पकड़ लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उन बैक्टीरिया का, उन वायरस का, उन फंगस को डिस्ट्रॉय करना। आ रही मेरी बात समझ? देखिए, अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हमको अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, लेकिन यदि हमको ये पता हो कि ये पूरा का पूरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले डिसीजेस हैं, तो हम क्या दिमाग में लगाएंगे कि बैक्टीरिया का ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, तो यदि हम इस तरीके से काम करेंगे तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आसानी से खत्म किया जा सकेगा। वायरल डिसीजेस हैं तो वायरल डिसीजेस का अपना एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिनके बेसिस भाई अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे लेकिन उनमें कुछ कॉमन सिमिलैरिटी भी नहीं होगी, तभी उनको एक साथ करके हमने वायरस का एक ग्रुप बना दिया। अब ये जो वायरस का ग्रुप है, इसको यदि हमको डिस्ट्रॉय करना है तो इसी के हिसाब का हमको काम करना होगा। वो जो कॉमन कैरेक्टर कौन से उनको पकड़ने होंगे, उससे उनको आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इन अलग अलग ग्रुप में और डिसीजेस को डिवाइड करना, ताकि हम कहां तक पहुंच सके, उनके कॉमन कैरेक्टर तक पहुंच सके। और जब हमको एक बार कॉमन कैरेक्टर मिल जाएंगे तो इनका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आगे बात समझ? अभी कुछ चीजें देख लेते तो और समझ में आ जाए। कोई एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है ध्यान दो, वायरल इन्फेक्शन देखो, बैक्टीरियल देखो, फंगस देखो, ये या प्लाज्मोडियम देखो या प्रोटोजोआ देखो, ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। फास्ट ग्रो करने का मतलब ये है कि बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, बड़ी तेजी से इनकी संख्या बढ़ती है। लेकिन वहीं पर यदि आप वॉर्म्स की डिसीजेस देखो, वॉर्म देखो, एस्केरिस हो गया या ऑचेरिया ब्रेकोफ्टिस हो गया, ये क्या है, स्लो ग्रो करती है, धीरे धीरे ग्रो करती है। तो जो फास्ट ग्रो करेगा उसके लिए आप तेजी से काम करेंगे, नहीं तो वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। जो स्लो ग्रो कर रहा है उसको मारने के आप दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। तो जब आपको, अब यही कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको पकड़नी है, तो आप देख रहे हैं कि ये सब बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जबकि ये क्या हो रहा है, इनकी ग्रोथ क्या है, आप धीरे आराम से, उतनी तेज नहीं है जितनी बैक्टीरिया या वायरल की ग्रोथ, उस तरीके से इनकी ग्रोथ नहीं है। ठीक,
दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे एक और दूसरा कैरेक्टर लेते हैं, जो वायरस होते हैं लिव इनसाइड होस्ट, यानी ये वायरस जिस भी ऑर्गेनिज्म को अटैक करेंगे उसकी सेल के अंदर घुस जाते हैं, उसकी सेल के अंदर रहते हैं और उसी सेल से अपना क्या लेते हैं, खाना दाना पानी सब कुछ लेते हैं। जबकि वहीं यदि आप बैक्टीरिया को देखिए, रेयरली कभी होस्ट सेल्स के अंदर रहता है, अदरवाइज होस्ट सेल्स के कहां रहता है, आउट बाहर। रेयरली आपको ये बैक्टीरिया कहां मिलेगा। तो यदि आपको वायरस को मारना है तो आपको सेल के अंदर घुस के मारना होगा, यदि बैक्टीरिया को मारना है तो हो सकता है आपको सेल के अंदर। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हमको क्या करना है, कैच करना है, ताकि हम उसके हिसाब का ट्रीटमेंट क्या कर सकें, ढूंढ सकें। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो कुछ जो है जो फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं यानी फास्ट ग्रो करते हैं, या मल्टीप्लाई कर लो तो ज्यादा अच्छा वर्ड यूज होगा मल्टीप्लाई। जबकि स्लो ग्रो करते हैं या स्लो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इनकी जो प्रोजेनी है, इनके जो बच्चे हैं वो आराम से धीरे धीरे बहुत इतनी फास्ट तरीके से ये ग्रो नहीं करते हैं। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब यहां से ये बात समझ में आ गई कि टैक्सोनॉमिकली बैक्टीरिया आर क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब आप देखिए कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे, ये जितना भी मान लीजिए यहाँ कोई बैक्टीरिया का एक प्रजाति है, 2 एंथ्रेक्स है, या डेंगू वाला है, टाइफाइड वाला है, या कोलेरा वाला जो बैक्टीरिया है, इनमें ये सब कहाँ है, वो सेल्स के बाहर रहते हैं। तो वायरस जितने भी सब क्या होंगे, वो सेल्स के अंदर रहेंगे। तो ये जितने ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ये सब का सब कैसा होगा, सेल के अंदर रहने वाला है। ये ग्रुप कैसा है, सेल के बाहर रहने वाला है। तो टैक्सोनॉमिकली यदि आप देखें तो ये जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, इनके पास कुछ अपने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, और उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के कारण इनको इनकाउंटर करना, इनको मारना, इनको पकड़ना, इनको डिस्ट्रॉय करना, ताकि हमारे बॉडी में डिसीज कॉज ना करें, वो हम इनके साथ आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, डिसीजेस को क्लासिफाई किया अलग अलग ग्रुप। अब चूंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, होस्ट के बाहर रहते हैं, अब हम ये भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की जो लाइफ प्रोसेस है, बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस मतलब ये क्या खा रहा है, कैसे उसको डाइजेस्ट कर रहा है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है, ज्यादातर बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सिमिलर होंगे। उनमें कैसी होगी लाइफ प्रोसेस, सिमिलर होगी। लेकिन आप ऐसी उम्मीद वायरस वाले के साथ नहीं कर सकते कि वायरस भी ऐसी ही प्रोसेस चलाता हो। अरे मेरी बात, जैसे आप समझ लीजिए 2 ग्रुप बना दिए हमने, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तो अब वेजिटेरियन जो होंगे वो सलाद फल सब्जी यही खाए, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो नॉन वेज खाए। तो ठीक यहाँ ऐसा समझ लीजिए कि बैक्टीरिया जो है एक ग्रुप है जिसकी लाइफ प्रोसेस है, जो उसका अलग तरीके का भोजन है, या अलग तरीके से वो प्रोसेस करके उस भोजन को खाता है। वायरस एक अलग ग्रुप है जिसका अलग तरीके का अपना तरीका है भोजन करने का। हमारी बात समझ। तो यदि बैक्टीरिया है उसका लाइफ प्रोसेस तकरीबन ज्यादातर बैक्टीरिया में एक जैसी होगी, तो यदि हमको ये पता चल जाए तो हम बैक्टीरिया के लाइफ प्रोसेस को कहीं पर भी रोक कर और उसकी, मान लीजिए मेरे पास कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, मैं चाहता हूं कि जितने वेजिटेरियन है उनको मैं सर्वाइव करने ना दूं। तो यदि मैं पूरा वेजिटेरियन फूड हटा लूं तो ये वेजिटेरियन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं ये पूरा का पूरा नॉन वेज इनको प्रोवाइड करते रहूं नॉन वेजिटेरियन को, तो ये सर्वाइव करते रहे। कहने का मतलब आप ग्रुप समझिए कि बैक्टीरिया की अपनी एक तरीके की प्रोसेस है, तो वो उस एक तरीके की प्रोसेस में सर्वाइव करता है। तो यदि मुझे बैक्टीरिया को मारना है और मैं सीख जाऊं कि यार ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस ना होने दूं तो काम बन जाए। अरे मेरी बात सुन, सपोज कीजिए कि कोई मच्छर है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, वो क्या सक करता है, वो हमारा ब्लड सक करता है, जिससे क्या होता है उसको भोजन मिलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक एक मच्छर को पकड़ के उसका वो जो पिकरिंग एजेंट है वो तोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि मैं ये समझ जाऊं कि ये मच्छर बनता कैसे, तो ये मच्छर बनता है लार्वा से। लार्वा कहाँ डेवलप होता है, पानी में। हमारी बात सुन, पानी में। और यदि मैं ये पता कर लूं कि पानी में कैसे इसको मार सकता हूं, तो या तो मैं पूरा का पूरा पानी बर्बाद कर दूं, फेंक दूं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जो बड़ा तालाब है या नदी है, वहां पर मैंने उठाकर क्या किया, एक मछली डाल दी, ऐसी मछली जो इन लार्वा को ही खाती है, जिससे बाद में बड़े होकर क्या बनता है, मच्छर का फॉर्मेशन होता है या मॉस्किटोज का फॉर्मेशन होता है।
कहने का मतलब ये है कि आपको वो जो उसकी लाइफ है, वो जो लाइफ प्रोसेस है जिससे वो सरवाइव करता है, जिससे उसकी लाइफ चलती है, किसी भी स्टेज में यदि मुझे ये पता चल जाए कि यहां मैं इसको रोक सकता हूं, तो मैं फिर सब बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस रोक पाऊंगा। लेकिन वैसी ही लाइफ प्रोसेस वायरस की नहीं है, वैसी ही लाइफ प्रोसेस फंगस की नहीं है कि मैं उन सब के ऊपर उसी तरीके का ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकूं। तो जो डिसीजेस का क्लासिफिकेशन है वो केवल इसलिए किया जाता है ताकि हमको पता चल सके कि इनकी लाइफ प्रोसेस कैसी है और इनको रोकने के लिए हमको किस तरीके के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। हो यहां तक इतनी बात समझ में आ गई हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू कोशिश करेंगे समझने की कि क्यों कैसे एक बैक्टीरिया में वही चीज इफेक्ट करती है लेकिन वायरस में इफेक्ट नहीं करती। अब यहां पर एक बात, सपोज करो ये एक ह्यूमन बॉडी, एक एग्जांपल, यहां से एक बैक्टीरिया ने एंट्री, ये बैक्टीरिया जैसे ही यहां एंट्री लेता है, ठीक, बैक्टीरिया की प्रोसेस होती है, जैसे बैक्टीरिया एंट्री लेता है नॉर्मली होगा क्या, जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंतर्गत अंदर आएगा, हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, इसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी बनाता है और इसको डिस्ट्रॉय करता है। यही प्रोसेस है। हर बीमारी हमारे जो भी शरीर में आए, जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में WBC ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट मौजूद है जो इसको डिस्ट्रॉय करता है। पर जैसे ही बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री लिया, बैक्टीरिया एंट्री लेते साथ ही अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाता है। इस कवरिंग को हम कहते हैं क्या, सेल। क्या कहते हैं, सेल। और एक बार बैक्टीरिया ने ये सेल वॉल बना दी, फिर जो हमारे बॉडी के या हमारे शरीर से जो इम्यून सिस्टम है या एंटीबॉडी जो भी बनाए जाते हैं, जो हमारा शरीर बनाता है एंटीबॉडी, आरिबा सेल, वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सेल वॉल के कारण एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। आ रही मेरी बात समझ, क्लियर हो गई? अब जब नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, सवाल भी क्या है, बैक्टीरिया फिर डिसीज कॉज करेगा हमारे शरीर। लेकिन एक एंटीबॉडी होता है जिसका नाम है पेनिसिलिन। क्या है नाम? पेनिसिलिन। ये एंटीबॉडी पेनिसिलिन की खासियत है कि जहां पर ये मौजूद होगा, ये डू नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू फॉर्म सेल वॉल। ये बैक्टीरिया को क्या नहीं करने देता, सेल वॉल बनाने नहीं देता। तो जैसे ही मान लीजिए बैक्टीरिया एंट्री लिया हमारे शरीर में, उसी वक्त यदि हम क्या करें, जैसे बैक्टीरिया ने एंट्री ली, हमने क्या किया, एक एंटीबॉडी पेनिसिलिन यहां डाल दिया, क्या होगा, अब ये जैसे ही एंटीबॉडी बनाना शुरू, सेल वॉल बनाना शुरू करेगा, ये एंटीबॉडी इस सेल वॉल को ही तोड़ देगा। जैसे ये बनाएगा ना, इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, तो इसको बीच बीच में तोड़ देगा, ब्रेक करेगा। अब जब बार बार सेल वॉल बनाएगा, बार बार सेल वॉल टूटेगी, और उस वक्त हमारे शरीर के जो एंटीबॉडी होंगे ये इसके ऊपर अटैक करेंगे। और चूंकि सेल वॉल टूटी हुई है, उसका जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो उसने पहनने की कोशिश की, वो बुलेट प्रूफ जैकेट बीच बीच में फटा हुआ है, तब क्या होगा, एंटीबॉडी आसानी से इसको क्या कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, मार पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। आ रही मेरी बात समझ? और इसी तरीके का सेल वॉल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज में देखने को मिलता है। तो यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको बचना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल एंटीबायोटिक यूज करें। मैं फिर कह रहा हूं, ये एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि हर के साथ, हर डिसीज के साथ आपने एंटीबायोटिक देनी। तो ये एक तरीका है।
हमारे पास तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, क्योंकि कॉमन कैरेक्टर है बैक्टीरिया का, तो इसी तरीके का सेल वॉल बनाएंगे तो पेनिसिलिन सेल वॉल नहीं बनाने देता और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। और ये ज्यादातर बैक्टीरिया में ऐसा ही देखने को मिलता है। बट ये जो पेनिसिलिन यूज करने की जो बात है, ये हम किसमें कर सकते हैं? ह्यूमन बॉडी में कर सकते हैं। क्या प्लांट सेल में कर सकते हैं? यदि प्लांट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो तो क्या हम पेनिसिलिन का इंजेक्शन देके या पेनिसिलिन देके प्लांट सेल में ये सेल वॉल फॉर्मेशन को रोक सकते हैं? एक्चुअली फिर आंसर है नो। क्यों नो? आप कहोगे कि साहब अच्छा तो है, प्लांट सेल में कोई बैक्टीरिया जा रहा है तो हम पेनिसिलिन लगा देते हैं तो सेल वॉल नहीं बनेगी। दरअसल प्लांट सेल में यदि आप थोड़ा सा याद करो, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या मौजूद होती है? सेल वॉल। ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन की जो सेल होती है उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। इसलिए हमको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम दवाई यूज कर रहे हैं, मेडिसिन यूज कर रहे हैं, एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोटोजोआ वायरस फंगस को मारने के लिए, वो हमारे शरीर के ऊपर भी इफेक्ट ना करे। एंटीबॉडी के केस में या बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल को डैमेज करना हमारा बड़ा आसान टारगेट हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन के केस में सेल वॉल नहीं होती। ना हम सेल वॉल बनाते हैं तो हमको कोई टेंशन ही नहीं थी, कहीं सेल वॉल बन भी रही होगी तो टूटते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लांट सेल में हम इसको यूज नहीं कर सकते। हम कहाँ यूज करते हैं इसको? एनिमल सेल में। ऐसे ही थोड़े बहुत कैरेक्टर जब हमको पता चलते, प्लांट सेल के लिए हम कोई दूसरा तरीका निकाल लेंगे बैक्टीरियल डिसीज से बचने के लिए, तो ये हम एनिमल सेल में यूज करते हैं। अब ये जो मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का, ये सभी ज्यादातर बैक्टीरिया के जो मेंबर्स हैं उनमें तो देखने को मिलती है, लेकिन ये मैकेनिज्म वायरस में देखने को नहीं मिलती। आ रही मेरी बात समझ? तो आपने यदि ये सोचा कि बैक्टीरियल डिसीजेस यदि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से खत्म हो सकती हैं तो वायरस भी खत्म होनी चाहिए, तो वो ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए हमने बीमारियों को क्या किया? सेपरेट किया अलग अलग ग्रुप के हिसाब से, ताकि यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो हम इस तरीके का यूज कर सके। बट हम इसको वायरल में ऐसा नहीं करते। आ रही मेरी बात समझ? क्योंकि वायरल का अपनी अलग फिजियोलॉजी है, अलग तरीका है काम करने का। लेकिन फिर एक सवाल आता है, आपने जो नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा हो, जब भी कभी आपको वायरल फीवर होता है, डॉक्टर साहब आपको वायरल फीवर में कुछ एंटीबायोटिक्स भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक तो वायरस में कोई काम करती नहीं, फिर एंटीबायोटिक क्यों? तो क्या डॉक्टर को पता नहीं है कि एंटीबायोटिक काम नहीं करती? जब 9th क्लास की बुक में ये बात लिखी है। एक्चुअली में वायरस के ऊपर ये एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करता, लेकिन जब वायरल का इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा विगरस होता है, बड़ी तेजी के साथ होता है, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम बड़ी तेजी के साथ कमजोर होना शुरू होता है। वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे वायरस में इन्फेक्शन चलता है। ये वायरस में जो एंटीबॉडी आया है, ये एक्चुअली में वायरस के लिए नहीं दिया जाता। जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडी जो आपको दी जाती है कफ एंड कोल्ड में, वो इसलिए नहीं दी जाती कि आपको कफ एंड कोल्ड ठीक होगा ना, कफ एंड कोल्ड अपने तरीके से ठीक होगा। एंटीबॉडी इसलिए दी जाती है कि इस कफ एंड कोल्ड के टाइम पे यदि कहीं धोखे से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो ये एंटीबॉडी आपको क्या कर ले? बचा दी जाए। तो दरअसल एंटीबॉडी इसलिए दी जाती हैं कि वायरस के साथ साथ, वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ना हो जाए, उसके लिए आपको एंटीबॉडी दी जाती है। क्योंकि एक तो आपका इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ ही रहा है एक तरफ, अब इधर बैक्टीरिया भी आ जाएगा तो बेचारा दोनों तरफ बढ़ जाएगा, तो उसकी लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसीलिए जब भी कभी आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें एंटीबॉडीज भी दी जाती है। इज इट क्लियर? समझ में आए? बात करेंगे बाद में कभी कि कैसे वायरस में इन्फेक्शन होता है, किस तरीके से वायरल डिसीजेस अपना काम करते हैं।